नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निमित सिन्हा। चलिए इस वक्त की खास खबरों पर नजर डालेंगे। उत्तर प्रदेश के मथुरा में मालगाड़ी ट्रैक से उतर गई, जिसके चलते कई ट्रेन प्रभावित हुई। वहीं कई ट्रेन निरस्त होने से यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर वृंदावन आजई के बीच कोयला मालगाड़ी लेकर जा रही थी, तभी 18 रेलगाड़ियों का मार्ग परिवर्तित किया गया। वहीं देर रात अन्य गाड़ियों की ट्रैक से निकालने की कोशिश भी की जा रही थी। हादसे में किसी के नुकसान होने की कोई खबर नहीं है। फिलहाल रेलवे अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। अभी दो नंबर पे जीटी एक्सप्रेस खड़ी हुई है, 3 नंबर पे उज्जैनी एक्सप्रेस खड़ी हुई है। वो दिल्ली साइड जाने वाली हैं। अभी डिलीवरमेंट हुआ है गाड़ी का, तो इस पर्पज से थोड़ा गाड़ियाँ डिले चल रही हैं, कुछ डाइवर्ट चल रही हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते संभल की ऐतिहासिक धरोहर के रूप में मशहूर प्राचीन चक्की का पाट मूसलाधार बारिश के चलते टूटकर गिर पड़ा। आपको बता दें कि जनपद संभल में 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश से लोगों के मकान गिरने से कई जगह घटनाएं सामने आई हैं। तो वहीं जनपद संभल की चंदौसी तहसील विकासखंड बहजोई के गांव धतरा शेख में पशुओं को चारा डालने गए पति पत्नी की दीवार गिरने से मौत हो गई। तो वहीं दंपति की मौत से परिवार में कोहराम मच गया और सूचना पर पहुंचे पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। तो वहीं गुन्नौर में भी बारिश के चलते मकान गिरने से 5 बकरियों की भी मौत हो गई है। तो जनपद में अलग अलग गाँव में मकान और दीवार गिरने से लोग घायल हुए हैं, जिससे प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थलों का जायजा लिया। आज चारा गिरने गए थे, मम्मी और वो कच्चा भी थी, वो गिर गया, उसके नीचे कर गए। अच्छा, कहीं उपचार के लिए लेके गए किसी डॉक्टर के पास? गए थे तो मना कर दिया, क्या कहा उन्होंने? उसमें कुछ नहीं था। संभल के थाना बैजोई क्षेत्र में कल देर रात्रि 10:30 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि अत्यधिक बारिश होने के कारण एक कच्चा मकान है वो ढह गया है। उसमें 2 लोग, जिसमें एक दंपति, एक पुरुष और एक महिला, उनके दबने की सूचना मिली। तुरंत पुलिस ने मौके पे पहुंचकर उन लोगों को रेस्क्यू किया, उनको अस्पताल लेके गए, लेकिन उनकी वहाँ अस्पताल में डेथ हो गई। मौके पर स्थिति सामान्य है और उनको जिला प्रशासन को भी अनुरोध किया गया है कि आपदा से संबंधित जितनी भी सुविधाएं हैं उनको प्रदान कराने के लिए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद की बिलारी तहसील के कुंदरकी क्षेत्र में राजस्व विभाग की सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। बता दें कि उप जिलाधिकारी विनय कुमार ने एक तालाब की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर प्राइवेट बस अड्डे के रूप में मोटी रकम वसूलने वाले अकील अहमद पर 2,63,30,000 रुपए का जुर्माना किया है। वहीं उप जिलाधिकारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हमें कुंदरकी क्षेत्र से एक शिकायत प्राप्त हुई है कि कुंदरकी में एक जगह पर जल भराव की समस्या से गंदगी के कारण बहुत समस्या हो रही है, जिसे देखने के लिए उप जिलाधिकारी ने तहसीलदार और राजस्व विभाग की टीम को मौके पर भेजा। जांच करने पर पता चला कि जिस जगह पर जल भराव की समस्या बताई जा रही है वो सरकारी तालाब की जगह गाटा संख्या 502/2 है, जिस पर अवैध रूप से अकील अहमद का प्राइवेट बस अड्डा चलाया जा रहा था। राजस्व विभाग की टीम और पुलिस बल की मौजूदगी में जगह को नाप तोल कर और खसरा को संकलन करते हुए ये जगह सरकारी है, जिस पर पुराना तालाब था, लेकिन कुछ दबंगों और भूमि माफियाओं के द्वारा कब्जा कर लिया गया, जो प्राइवेट बसों से मोटी रकम वसूल कर धन इकट्ठा कर रहा था। लेकिन विभागीय कार्रवाई करते हुए 2,63,00,000 से अधिक जुर्माना डाला गया। ग्राम जैतपुर पट्टी में हमारा गाटा संख्या 502/2 है, जिसका रकबा 810 वर्ग मीटर है। यह वर्तमान खतौनी में तालाब के रूप में दर्ज है। एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसके क्रम में मेरे द्वारा तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि जांच की जाए। जांच में ये तथ्य प्रकाश में आया कि वहाँ मुझे नाम जैसा याद आ रहा है, शकील नाम के व्यक्ति के द्वारा एक बस अड्डा संचालित किया जा रहा था और वहाँ पे जो है किराया की वसूली की जा रही थी। लाजमी है, माननीय उच्चतम न्यायालय के भी बहुत सारे निर्णय हैं जिसमें तालाबों पर और जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं, जो जनता के उपयोग की संपत्तियां हैं, उस पर इस प्रकार के कब्जे और उससे कमाई किया जाना एक अनैतिक कृत्य है और हमारे यहाँ उसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य संहिता में धारा 67 के अंतर्गत वाद योजित होता है। तो इस समय तहसीलदार न्यायिक के कोर्ट में एक वाद दर्ज किया गया है और पक्ष को नोटिस जारी किया गया। उनका पक्ष भी जानेंगे और जो आगे आदेश करेगा कोर्ट, उसके
परिप्रेक्ष्य में अग्रिम कार्रवाई करेंगे। इस समय मौजूद है मुरादाबाद जनपद की तहसील बिलारी क्षेत्र में। तहसील बिलारी क्षेत्र के जो क्षेत्र पड़ता है कुंदरकी, यहाँ पर हम मौजूद है। यहाँ बताया गया है कि ये बिलारी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आता है एरिया, और यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ 810 वर्ग मीटर के, जैसे कि लगातार बताया जा रहा है, तालाबों नदियों पर मुरादाबाद जनपद पे धड़ल्ले से कब्जा चल रहा है और दबंगों द्वारा इन तालाबों को लुप्त कर दिया गया है। उसी क्रम में बात की जाए तो ये 502/2 तालाब संख्या बताई गई है और 810 वर्ग मीटर का ये तालाब बताया गया है। लेकिन यहाँ पर कुछ दबंगों द्वारा, भूमाफिया द्वारा इस तालाब को पाट कर पूरी तरह कब्जा कर लिया गया है और यहाँ पर एक अवैध बस स्टैंड बन गया है। जैसा कि कल यहाँ पर जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया है, ग्रामीणों की शिकायत के अनुसार यहाँ पर ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई थी कि जल भराव की स्थिति रहती है और लगातार गंदगी के कारण बीमारियां पनपती है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुंदरकी साफ साफ आपको दिख रहा है, उसके सामने की ये स्थिति है। और ये यहाँ पर क्या स्थिति है आप खुद देख सकते हैं। गंदगी के कारण ये यहाँ पर ऐसी स्थिति का बन चुकी है। लेकिन बात की जाए तो यहाँ पर ये 810 वर्ग मीटर का तालाब बताया जा रहा है, जिस पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये बसें खड़ी हुई है और इन बसों से अवैध उगाई की जाती है। कहीं ना कहीं बात की जाए तो राजस्व और परिवहन विभाग को एक बड़ा चूना लगाने का घोटाला सामने आया है। यहाँ पर उप जिलाधिकारी ने कल निरीक्षण किया है। उप जिलाधिकारी और तहसीलदार ने यहाँ मौके पर आकर निरीक्षण किया और तहसीलदार की टीम लेखपाल द्वारा यहाँ पर आई। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है और जो बताया गया यहाँ पर अकील अहमद वल्द खलील अहमद के नाम से ये जगह का कुछ बताया गया है, मामला चल रहा है। जिन पर बात की जाए तो मुरादाबाद जनपद का अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना लगाया गया है। 2,63,33,000 रुपए का जुर्माना यहाँ राजस्व का अकील अहमद पर लगाया गया है कि किस तरह उन्होंने अब तक का इस भूमि पर कब्जा कर रखा है और तालाब को मिट्टी द्वारा पाट कर ये 15 साल से ऊपर हो चुके हैं इस तालाब पर कब्जा करे हुए और इन बसों द्वारा उगाई करवाते हुए, और यहाँ पर जो सवारी जाती है उसको लेकर ये क्षेत्र की बात की गई है। और आप मेरे साथ देख सकते हैं ये पूरी तरह बसों से ये एरिया भरा हुआ है, गंदगी आरम पार है। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग का अस्पताल बिल्कुल सामने दिख रहा है, लेकिन यहाँ आज तक किसी ने इस ओर कोई निगाह नहीं दौड़ाई। इसी चक्कर में बिलारी तहसील के तालाब और मुरादाबाद जनपद के तालाब विलुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ शासन द्वारा कोई ऐसी सख्त कार्रवाई आज तक नहीं की गई। उप जिलाधिकारी विनय कुमार ने कल इसमें पहल करते हुए अकील अहमद पर 2,63,30,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही जगह को खाली कराने की भी बात उनके द्वारा कही गई है। अब देखना ये है क्या कब तक ये जुर्माना वसूला जाएगा और कब तक ये जगह खाली कराई जाएगी इन दबंग भू माफियाओं से। सुमित टंडन, सुदर्शन न्यूज़, मुरादाबाद। और उत्तर प्रदेश के मथुरा में सैकड़ों पेड़ों को काटे जाने का मामला सामने आया है। बता दें कि खुलेआम प्रशासन की आंख के नीचे सैकड़ों पेड़ों को काटा गया। वहीं एक ही रात में तकरीबन 250 से हरे भरे पेड़ों को काट दिया गया और उन पेड़ों पर बस रहे पशु पक्षी को घर से बेघर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार पता चला है कि जहां रमन रेती मार्ग स्थित वैष्णो देवी मंदिर के सामने खड़े हरे भरे वृक्ष वृंदावन की शोभा थे, जिन्हें उजाड़ दिया गया, तो वहीं प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार करीब 4 से 5 जेसीबी मशीनों को 150 से 200 लोगों ने आकर वृक्षों को काटना शुरू कर दिया। मध्य रात्रि में करीब 5 घंटे तक ये कटान का ऑपरेशन चला, मगर किसी को कानो कान खबर नहीं लगी, जो स्थानीय प्रशासन पर भी कई सवाल निशान खड़े करते हैं। मैंने देखा, जैसे मुझे सुनने में आया कि यहाँ वृंदावन में वैष्णो देवी माता के आगे कम से कम हजारों वृक्ष काट दिए गए हैं और यहाँ पे मैंने आके देखा है तो यहाँ पे न कोई शासन का है, न प्रशासन का है, न कोई नेता है, न कोई अधिकारी है। मतलब कोई भी बंदा मुझे नहीं मिला है। यहाँ पे मैंने देखा है बिल्कुल सुनसान है। अगर किसी के घर के सामने हम एक वृक्ष काट देते हैं तो वहाँ बवाल खड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ हजारों पेड़ हैं। इस धर्म नगरी को कहते हैं वृंदावन धर्म नगरी है। वृंदावन जैसी धर्म नगरी में देखो वृक्षों का क्या हाल हो रहा है। और एक तरफ तो मोदी जी संदेश देते हैं कि वृक्ष लगाओ, अपने माँ के नाम पे एक वृक्ष लगाओ, एक पिता के नाम पे वृक्ष लगाओ, तो मतलब इतना बड़ा संदेश देते हैं। दूसरी तरफ मोदी जी के लिए ये खबर जानी चाहिए कि हजारों वृक्ष एक रातों रात काटे हैं और किसी आला अधिकारी को या किसी नेता को ये खबर तक नहीं लगी कि किसने काटे और किसने कटवाए। ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं हो कि ये वृक्ष
किसने काटे और किसने कटवाए, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता, क्योंकि निचले स्तर से लेके ऊपर तक इतना मोटा रकम गया है कि यहाँ पे कोई न अधिकारी आने के लिए तैयार है, न कोई नेता आने के लिए तैयार है, न कोई प्रशासन का आदमी आने के लिए तैयार है। तो ये कितनी शर्म की बात है। हजारों वृक्ष हमारी धर्म नगरी के अंदर इतने बुरी तरीके से काटे हैं। मैं अपने भाई से कहूँगी एक बार थोड़ा सा इन्हें दिखा दें कि ये क्या दशा हो रही है हमारी धर्म नगरी की। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। एक वृक्ष के लिए हम इतना बड़ा बवाल मचाते हैं और यहाँ हजारों वृक्ष के लिए सारा शासन प्रशासन, सारे नेता, सारे अधिकारी सब सोए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के संभल के थाना केला देवी सोधन चौकी के गांव भमोरी पट्टी का मामला है, जहां मध्य रात्रि में मां के साथ घर जा रही बेटी को बदमाशों ने गोली मारी, जिसमें बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। वो हमलावर 4 पहिए गाड़ी में सवार थे। आपको ये भी बता दें कि थाना कैला देवी क्षेत्र के ग्राम भमोरी पट्टी में मध्य रात्रि बाहर से काम कर मां बेटी गांव आ रहे थे कि संभल आदमपुर मार्ग के पेट्रोल पंप पर उतरकर अपने गांव के लिए पैदल जा रहे थे। तभी रास्ते में गांव के नजदीक प्राथमिक विद्यालय के सामने से आ रही 4 पहिया गाड़ी में 2 लोगों ने उतरकर महिला की बेटी के बाल पकड़कर नीचे गिरा दिया, गोली मार दी। गोली लगने से लड़की की मौके पर ही मौत हो गई और वो स्कूल के गेट पर गिर पड़ी। 4 पहिया गाड़ी में सवार होकर बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी सूचना मिलने पर लड़की मृत अवस्था में पड़ी हुई पाई गई, जिसकी सूचना थाना कैला देवी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर जाकर शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। आगे की कार्रवाई थाना कैला देवी पुलिस और SOG पुलिस जुटी हुई है। आई थी गाजियाबाद से बहन और मम्मी, मैं उन्हें लेने गया था सोलन, बस से बाइक से गया था, तो बस थोड़ी आने में लेट होगी। मैं टीन के नीचे बैठ गया उधर ही, उतने में ही बस आ गई है 1-2 मिनट के अर्सा से। फिर बारिश बहुत तेज़ होगी, वहाँ हम बैठे रहे बहुत जने, टीन में 1-2 जने और भी थे। बस से उतरे, जो मीठे वाले की दुकान खुल रही थी, एक मेडिकल खुल लिया था नेपाल का, तो हम वहाँ बैठे रहे 1-1.5 घंटा। वहाँ से करीब 10 के करीब हल्की बारिश बंद हुई। हमारे पास टाइम तो ना आइडिया आए, तो हम वहाँ से चल पड़े मीठे वाले से। मैंने एक बीड़ी का बंडल भी लिया, कह रहा भैया हल्की होगी है, अब चले जाओ आप। तो उन्होंने कहा मैं चलो सही कह रहे हो, आपके झटका पर हम पहुँच ही जाएंगे इतनी मंदी पे। तो हम आके सरकारी स्कूल है हमारे गांव के बाहर, वहाँ तक ही आ पाए। एक गाड़ी आई थी मुड़ के और हमारे गलत बिल्कुल साइड से ही लगा के और एकदम से उतर के बाहर पकड़ के नीचे ये लोग घेर दिए। जनपद संभल के थाना कैला देवी क्षेत्र में परसों रात को 10:30 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली थी कि एक महिला की गोली मार के हत्या कर दी गई है। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर गई और उनको अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन उनकी डेथ हो गई थी। बाद में उनके रिश्तेदार द्वारा तहरीर दी गई, उसमें 2 अभियुक्तों को नामजद किया गया था। उन दोनों अभियुक्तों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया और पूछताछ की गई है। पूछताछ के बाद में उनके अलाबाई भी कंफर्म किए गए हैं। उसके आधार पर उन अभियुक्तों का घटना में ना होए जाना अभी तक के तथ्यों के आधार पर पाया जा रहा है और फिर भी इस मामले की विभिन्न एंगल से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है ताकि जो अक्यूज्ड हैं उन तक पुलिस शीघ्र ही पहुंच सके। इसके लिए सीसीटीवी के लिए 3 टीमें गठित की गई है और उसके साथ साथ सर्विलांस के आधार पर भी इस घटना का शीघ्र ही अनावरण करने के भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि शीघ्र ही संभल पुलिस इस घटना का अनावरण करे। खबर बिहार से आ रही है, जहां गया के रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत AP कॉलोनी स्थित JDU के पूर्व MLC मनोरमा देवी के आवास पर बृहस्पतिवार सुबह NIA की रेड पड़ी है। भारी संख्या बल में सुरक्षाकर्मी के मौजूदगी में मनोरमा देवी से पूछताछ जारी है और घर की तलाशी भी जारी है। काफी देर तक घर की तलाशी लेने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच से कैश काउंटिंग मशीन लाया गया। कुछ देर बाद 2 बक्सा मंगाया गया। NIA की 18 घंटे की तलाश के बाद JDU की पूर्व MLC मनोरमा देवी के आवास से 4 करोड़ रुपए और अलग अलग बोर के 10 हथियार भी बरामद हुए। हमको तो कुछ मालूम भी नहीं था। NIA की टीम सुबह 6 बजे सुबह में मेरे के यहाँ छापामारी हुआ है। NIA ने क्या क्या बरामद किया है, वो जैसा कि अभी तक पूरे 5 जगह बता कर नहीं तो वो मतलब कि NIA के टीम का जो टीम था, ऑफिसर लोग थे, जो भी पेपर मांगे मेरे पास सब पेपर मौजूद था। सारा पेपर हम उनको दिए कि हम राजनीतिक भी करते हैं, मेरा बिजनेस भी चलता है, मेरा होटल भी है, मेरा ठेकेदारी भी है, तो सारा पेपर हम मीडिया का भाई उनको हम एक पेपर दिए। अभी आप देखा जो भी पैसा है सब मेरे पास, सब सारा डॉक्यूमेंट्स है
और जो लेबर वर्क के देने के लिए साइड पर जो ठेकेदारी में होता है उसके लिए रखे हुए थे। कितने थे वो, अमाउंट कितने हुए? नहीं, अभी वो हमको बताया नहीं, वो खुद ही अपना जोड़े हैं, हमको नहीं बताया है। किसी को हिरासत में भी लिया गया? जी नहीं, कुछ हथियार की बात थी कि नहीं ऐसा दिखा है कि निजी गार्डों का था, वो क्या निजी नहीं ऐसा कुछ नहीं था। वो पूछे कि किनका किनका है, तो सब मेरे पास सारा चीज सब सही था, तो ऐसा कोई बात नहीं है। मनोरमा देवी के घर पर एपी कॉलोनी स्थित आवास पे बृहस्पतिवार सुबह तकरीबन 5 बजे एनआईए की टीम ने रेड मारी। तकरीबन 18 घंटे के तलाशी के बाद से मनोरमा देवी के घर से 4 करोड़ रुपये बरामद किए गए, साथ ही साथ 10 हथियार भी बरामद किए गए जो कि अलग अलग बोर्स के हैं। एनआईए टीम ने प्रेस की विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि ये तकरीबन 7 अगस्त 2023 से ये प्रारंभ हुआ है, जो कि औरंगाबाद जिले के गो थाना अंतर्गत है, जो कि राकेश राय और प्रमोद यादव के नाम से दो माओवादी जो हैं उसको गिरफ्तार किया गया है। अब देखना ये है कि स्वर्गीय बिंदेश्वर यादव जो कि मनोरमा देवी के पति हैं, उसके नक्सली के साथ साठगांठ बताया जा रहा है और आगे विधिवत जो है एनआईए की टीम जो है वो जाँच कर रही है। अब देखना है कि एनआईए की टीम ने क्या आखिर जाँच के अंतिम मोड़ पर लाती है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू के साथ प्रेम शंकर कुमार, सुदर्शन न्यूज, गया, बिहार। खबर बिहार के दरभंगा से आ रही है, जहां की डीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों ने परिजन के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। बता दें कि दरभंगा डीएमसीएच के आपातकालीन विभाग में मंगलवार की दोपहर जूनियर चिकित्सकों ने एक मरीज के परिजन की पुलिस लॉकअप में जमकर पिटाई कर दी। वहीं जूनियर डॉक्टरों ने लॉकअप के पहले गेट को तोड़ दिया और पुलिस से चाबी छीनकर दूसरे गेट में लगे ताला तोड़कर भीतर प्रवेश कर गए। वहीं भीतर मौजूद मरीज के परिजन की लोहे के रॉड आदि से जमकर पिटाई की। इसके बाद सभी वहां से निकल गए, जिसके चलते आपातकालीन विभाग का कामकाज ठप पड़ गया। दोपहर करीब 1:30 बजे से शाम 6 बजे तक आपातकालीन विभाग की चिकित्सा व्यवस्था ठप रही। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। उसमें तो बहुत सारे मतलब ग्रुप में ही आए हुए थे पीजी वाले डॉक्टर लोग, जूनियर लोग, लेकिन हम जो वेरीफाई किए हैं तो उसमें पता चला है जो एक अंकित था, डॉक्टर अंकित और डॉक्टर सौरभ, 2 आदमी को हम वेरीफाई किए। 2 आदमी को उसमें से पहचान? हाँ, पहचान रहे हैं। मामला ये है कि आज सुबह केशव मिश्रा नाम का एक व्यक्ति, युवक जो लगभग 27-28 साल का है, अपनी बहन को लेकर 12 साल की बहन को लेकर डीएमसीएच में इलाज के लिए आया। उसकी छोटी बहन का हाथ किसी मशीन में घुस जाने की वजह से कुछ गंभीर इंजरी थी। इलाज के क्रम में वो इमरजेंसी में ओपीडी में गया है। वहाँ पर जिस पर्टिकुलर कमरे में इलाज के लिए गया है, वहाँ डॉक्टर्स ने उनसे कहा कि तुम अगर तत्काल इलाज कराना है तो पीली पर्ची लेकर आओ। वो एक नॉर्मल सामान्य पर्ची लेकर गया था। युवक जैसा बता रहा है उसके तरह बताया कि हम पीली पर्ची लेके आते हैं, आप और लोग इनके साथ हैं, आप देखना सुन लीजिए, हम पर्ची लेके आते हैं। इसी में कुछ बहस हो गई और डॉक्टर्स जो वहाँ मौजूद थे आवेश में आ गए। डॉक्टर और मरीज के बीच तुतू में होने लगी, जो हाथापाई में तब्दील हो गई। वहीं खबर बिहार के दरभंगा से, जहां की बहेरी थाना क्षेत्र के नगर पंचायत स्थित कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय में बीती शाम हुई 7वीं की छात्रा की हत्या के मामले में परिजन के बयान को दरकिनार कर अस्पताल ने विद्यालय प्रशासन से मिली भगत कर गलत मेडिकल रिपोर्ट तैयार किया है और थाना पुलिस उसे सही मानकर मीडिया के माध्यम से इस हत्या को आत्महत्या बताने का मामला सामने आ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए मोटी रकम लेकर मामले को कमजोर करने की साजिश रची गई है। उन्होंने मेडिकल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई अनियमितताओं की तत्काल उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। दरअसल 20 मई को छात्रा संध्या कुमारी का शव विद्यालय की खिड़की से लटकता मिला। छात्रा के पिता विद्यालय प्रबंधन पर हत्या का आरोप लगाते हुए जगह जगह न्याय की मांग कर रहे हैं। मृतका के पिता ने कहा है कि विद्यालय प्रबंधन ने मेरी बेटी संध्या कुमारी की हत्या कर शव को खिड़की से लटका दिया। बीती शाम विद्यालय की खिड़की से छात्रा का शव लटकता हुआ मिला। इस घटना पर पूरा बवाल मचा है और हर गांव के लोग इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। अगर निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो लोग बड़े पैमाने पर आंदोलन भी कर सकते हैं। इस बात की चेतावनी जारी की है। 1-1.25 साल से कभी इस बीच में बताया कि इस चीज़ का दिक्कत है, तकलीफ हो रही है? नहीं, ये सब तकलीफ सब के बारे में कुछ नहीं बताया। मतलब आपके तरफ से कोई दिक्कत दी जा रही थी? नहीं, अपनी मेरे तरफ से भी नहीं। पढ़ने में कैसे थी? पढ़ने में ठीक थी। कौन सी क्लास में पढ़ रहे थे? 7th में। इस बार गए की थी। मतलब 1-2 दिन पहले भी कुछ बताया कि हम दिक्कत में हैं? 2 दिन पहले भी बात हुई होगी आपको लास्ट टाइम? नहीं, 2 महीना से तो घर पे थी। 5 दिन पहले तो पहुँचाने के लिए गए ही। पहुँचाने के लिए जब गए तो वो खुद से चली गई या फिर? नहीं, खुशी गई। वहाँ पे सब बोला कि ठीक हो तो हाँ ठीक है। उसके बाद बात हुई फोन पर?
बात हुई थी तो बोले कोई दिक्कत है तो बोलो, तो आ रहे हैं तो नहीं पापा ठीक से है। फिर 3 रोज से हम बात नहीं किए, काम धंधा में लगे रहते हैं उतना। क्या उम्र थी बच्चे की? 11 से। क्या में पढ़ती थी? 7वां में इस बार के भी। कौन स्कूल का नाम क्या है? कस्तूरबा गांधी बालिका कहाँ पे? बहरी प्रखंड में। आपका घर कहाँ? मेरा घर श्री राम पिपरा हुआ। श्री राम पिपरा थाना बहादुर अति पथोर, पहले तो बहादुरपुर था। संध्या के कौन है आप? पापा हुआ। अभी तक क्या लग रहा है, आपकी पुत्री की हत्या हुई है, आत्महत्या कर दी है? हत्या की गई, साजिश के तहत हत्या की गई है। देखिए, 2 बच्ची इनकी जो है दीपक कुमार भारती जी, उनकी 2 बच्ची पढ़ रही थी, साक्षी चेतना और संध्या चेतना। इस 2 बच्ची जब वहाँ पढ़ाई कर रही थी, अभी 3 ही दिन पहले जो छुट्टी के बाद जो है वो लड़की गई थी वहाँ। उसके बावजूद जो है वहाँ पे जो मामला आया, छोटी बच्ची उसकी बहन है, उसकी जानकारी में जब हम लोगों ने बात किया तो 1000 रुपये का मामला आया। छोटी बच्ची जो उसकी बहन है, उसकी बहन का कहना हुआ कि 1000 रुपये जो चोरी हो गया था मैडम का, तो मैडम ने उसमें से सारे बच्चे को डराया धमकाया कि बच्चे पैसे दे दो नहीं तो जान से मार देंगे। हाँ, वो जो वार्डनर है वो वार्डनर की बात है। वो जो बच्ची का बयान है, उस बच्ची की बयान की बात मैं बता रहा हूँ। जो साक्षी भी बता रही है, संध्या की हत्या हो गई है और साक्षी बता रही है कि इस तरह का जो बयान है तो उस तरह का बयान दिया है। ठीक है। कल कस्तूरबा विद्यालय बहेरी में एक बच्ची की मौत की घटना सामने आई थी। कल शाम की एक घटना है। शाम के वो वहाँ उनका इंक्वेस्ट कर दिया गया। इंक्वेस्ट करके बॉडी जो है यहाँ DMCH आ गया। आज DM साहब के आदेशानुसार एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया, जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट, एक पैथोलॉजी और जो अपने पोस्टमार्टम विभाग के हेड थे, ये तीनों हेड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सामने पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने दीजिए। रिपोर्ट अभी बाकी है रिपोर्ट आना, बट प्रथम दृष्टया जो देख के डॉक्टरों से बात करके ये एक आत्महत्या का मामला लग रहा है। लेकिन जब तक सारा रिपोर्ट, सारा जांच सामने नहीं आ जाता है, क्लियरली कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बिहार के शिवहर जिला मुख्यालय से सटे महज 2 किलोमीटर की दूरी पर बसे कहतरवा गांव के मुख्य सड़क की हालत कैमरे की नजर में देखें तो बहुत ही खराब है। उक्त सड़क से गुजरने वाले राहगीरों की स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाती है। ये सड़क जिले के 3 प्रखंड जो डुमरी, कटसरी और तरियानी और शिवहर प्रखंड की जोड़ती है। वहीं प्रतिदिन लगभग हजारों लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन दुर्भाग्यवश उक्त सड़क से गुजरने वाले मुसाफिरों का जो बरसात के दिनों में पानी से परेशानी रहती है, बाकी के दिनों में छोटी बड़ी दुर्घटना भी होती रहती है। तो वहीं देखना ये भी है कि स्थानीय प्रशासन इस मामले पर क्या कार्रवाई करती है। इस सड़क से लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं, आवागमन बाधित है। प्रशासन और जनप्रतिनिधि बिल्कुल मौन है, उसको जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है और सब इस नारकीय जीवन में जीने को मजबूर हैं। देखिए अगली खबर जो है वो गुजरात से है। गुजरात के सूरत जिला भारतीय मजदूर संघ द्वारा भविष्य निधि कर्मचारी EPFO को EPS 1995 के अंतर्गत न्यूनतम मासिक पेंशन के बढ़ोतरी को लेकर ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि सूरत में भारतीय मजदूर संघ द्वारा भविष्य निधि कर्मचारी को आवेदन पत्र दिया। भारत में लाखों की संख्या में निवृत्ति कर्मचारी हैं, जिन्हें सरकार के द्वारा पेंशन का लाभ सिर्फ 500 से 1000 तक ही पेंशन मिलता है। वहीं महंगाई के दौर में घर का खर्चा चलाने में कम पड़ता है, जिसको लेकर निवृत्त अधिकारी को अपने जीवन यापन करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कार्यक्रम में भारतीय मजदूर संघ कार्यकर्ताओं के साथ आंगनबाड़ी महिलाएं भी शामिल। केंद्रीय भारतीय मजदूर संघ की अभी 13, 14 और 15 अगस्त को मुंबई में ऑल इंडिया की कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें तय किया गया था कि पूरे भारत देश में जो पेंशन सरकारी कर्मचारी रिटायर होते हैं और उनको पेंशन दिया जाता है, उसकी पेंशन के तहत EPS 95 भी एक योजना है। EPS 95 के तहत करीब करीब देश भर में 78 लाख लोग पेंशन लेते हैं। उनको न के बराबर पेंशन यानी कि 500-700 रुपया और 1000 रुपये ही पेंशन मिलते हैं। वो 2014 तक, उससे पहले रिटायर हो सबको 1000 तक ही पेंशन मिलता है। 2014 के साल में 1000 भी कुछ था, लेकिन आज करीब करीब 10 साल भी हो गए, आज 1000 रुपये की क्या वैल्यू है, कुछ नहीं। तो हमारे भारतीय मजदूर संघ ने डिसाइड किया कि पूरे देश के अंदर आज 19 सितंबर को हर जिला के अंदर, हर राज्य में जो PF कमिश्नर कचेरी है वहाँ या तो कलेक्टर कचेरी के बाहर हमारी इस EPS 95 का योजना का विरोध करते हुए, NPS योजना का विरोध करते हुए ज्ञापन देना है और मांग करना है कि हर जो EPS 95 के तहत आने वाला पेंशन भोगी
उसको 1000 जो पेंशन मिलता है उसको मिनिमम पेंशन 5000 किया जाए तथा सारे EPS 95 के तहत आने वाले पेंशन भोगी को प्रधानमंत्री की जो आरोग्य योजना है तो उसके साथ जोड़ा जाए तथा इतना ना बहुत कम के बराबर पेंशन है, यह हरगिज़ इस महंगाई के अंदर किसी संजोग में नहीं चला जाएगा। तो अगर आने वाले दिनों में सरकारी हमारी मांगें नहीं मानती है तो आने वाले दिनों में हमें ना जरूरत पड़े तो फिर भी हमें आंदोलन का मार्ग अपनाना पड़ेगा। इसीलिए हम यहाँ पर PF कमिश्नर कचेरी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।